नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में भारत दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। टीकाकरण में आई ये तेजी देश को न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है, बल्कि वैश्विक पटल पर इस वायरस के प्रति चल रही लड़ाई को और मजबूती भी प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को कोरोना वैक्सीनेशन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही 1 मई से देश की आबादी का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। फिर से 18 साल से उम्र से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इस नवी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी भी बनाई है। अब बात करें राजधानी दिल्ली की, तो केजरीवाल को फटकार मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की ऑक्सीजन की कमी को लेकर सख्त टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन कंपनियां घी न बने। इसके अलावा बात की जाए तो मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। आपको बता दें कि 2 मई से तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। बात करें राजस्थान की, तो देश के 15 राज्यों में राजस्थान का रिकवरी रेट सबसे नीचे है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान के बावजूद कोरोना ज्यादा कंट्रोल में नहीं आया। जितनी उम्मीद थी उतना कोरोना कंट्रोल में आता हुआ नहीं दिखा। अब कोरोना की इस लहर से ये प्रश्न भी उठता है कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। कई लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन, जिससे सभी देश अब दूर रह रहे हैं, क्योंकि जब अब कुछ असरकारक दवाइयां है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो क्यों इकोनॉमी को डेंजर में डालना। और भी कई विकल्प हो सकते हैं। भारत देश की बात करें तो गरीब और मध्यम वर्ग डरता है लॉकडाउन से। तो अब लॉकडाउन के अलावा क्या हो सकता है विकल्प, या सरकार को क्या कदम उठाने होंगे कि हम कोरोना को फिर से कंट्रोल में ला सके, जिसके लिए हमें इकोनॉमी को डेंजर में नहीं रखना पड़े। तो बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश ठाकर मौजूद है। भाजपा की ओर से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी ओर से प्रचिता पंड्या हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से पार्थिव राज कथवाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शुरुआत करते हैं राजेश जी, आपसे क्या कहना चाहोगे? अगर लॉकडाउन नहीं तो सरकार को क्या कदम उठाने होंगे? कितने स्ट्रिक्ट नियम लाए जा सकते हैं? और लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन के कुछ फायदा भी है, कुछ ज्यादा गैर फायदे भी है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन की असर आपने बोला कि महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन आप पिछले 4 दिन के अगर फिगर को एनालिसिस करो महाराष्ट्र के, तो पहले जो बढ़ते हुए केस थे वो स्थिर हो गए और 2 दिन के अंदर लगभग 20 से 22 हजार पॉजिटिव केस जो आ रहे थे वो कम हुए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरा लगा, उसके पहले महाराष्ट्र ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। वीकेंड कर्फ्यू के बाद आंशिक लॉकडाउन जिसमें आज गुजरात ने जो फैसला किया है, इसी प्रकार का फैसला वो लगभग 10-15 दिन तक किया। लेकिन वो जो किया जा रहा था उससे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने फुल लॉकडाउन का निर्णय किया और फुल लॉकडाउन करने के बाद उसका यही नतीजा आता है। पहले 2-4-5 दिन तक उसका असर नहीं दिखता, क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जो निष्णात है, जो डॉक्टर्स है, वो भी ये बता रहे हैं कि 14 दिन का लॉकडाउन अगर आप नहीं करते तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपने दिल्ली में भी देखा कि पहले 6 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब असर नहीं दिखी तो अब दूसरे 8 दिन का यानी कि 14 दिन का लॉकडाउन वहां पर किया गया। उसका कुछ ना कुछ असर आपको 1 हफ्ते के बाद या 2-3 दिन के बाद दिल्ली में भी दिखना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि लॉकडाउन का बिल्कुल असर
हाँ, हमने पहले फेज में ये देखा था कि 500 या 5000 केस पूरे देश में थे या 500 केस गुजरात में था, तब लॉकडाउन लगा। और जब लॉकडाउन को खोला गया, अनलॉक किया गया, तब 1.5 लाख केस थे। यानी कि लॉकडाउन जो है उस तरह से देखे तो हमको उसका फायदा नहीं मिला था। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है जिसका संक्रमित करने का जो दर है वो पहले के मुकाबले लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा है। एक आदमी 8 से 10 लोगों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर संक्रमित कर सकता है। उसी वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों का मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। और उस वक्त जब 60 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसी लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। जो बार बार कहा जा रहा है लोगों के माध्यम से भी कि आप 6 दिन का, 8 दिन का, 14 दिन का लॉकडाउन, 14 दिन के लॉकडाउन से होगा। आज भी जो हमने जो निर्णय किया है उसमें आप छोटे और जो मझोले व्यापारी है उनकी दुकानें ही बंद होगी, इंडस्ट्री तो चालू है, यानी उद्योग चालू है। तो जो छोटे छोटे रैंकड़ी वाले थे या पान के दुकान करने वाले थे या चाय के दुकान करने वाले थे, फुटपाथ पर काम करने वाले थे, उन लोगों का धंधा तो हमने बंद किया ही है। तो जो चिंता हम कर रहे हैं कि छोटे लोगों का जो रोटी है उसकी भी चिंता करनी चाहिए और करनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, वो करनी ही चाहिए। उसके लिए उनको सपोर्ट के लिए जिस तरह से पहले पैकेज दिखाया था उसी तरह का, लेकिन वो पैकेज ऐसा होना चाहिए कि जो लोग इफेक्टेड हो कम से कम उन लोगों तक वो पैकेज की राशि जो हो वो पहुंचे। पहले वक्त में जो पैकेज किया गया था उस पैकेज का क्या हुआ वो आज तक उसका व्हाइट पेपर हमको दिखने को नहीं मिला। तो ये दो चीजें हैं, लॉकडाउन जरूरी भी है, लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिनकी रोटी का समस्या हो रही है, रोजगार की समस्या हो रही है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना है। यानी सरकार को दोनों पहलू देखने हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा जो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था कि जान है तो जहान है, अभी क्या कर रहे हैं हम, जहान की तो चिंता कर रहे हैं लेकिन लोगों की जान की चिंता बाद में कर रहे हैं। गुजरात की हाल की जो स्थिति है, गांव के लोगों ने बहुत अच्छा अपनी परिपक्वता दिखाई है, अपने आप से गांव बंद हो रहे हैं। अभी आप देखो 32 शहरों के अंदर ये नाइट कर्फ्यू हो गया है। दिन में आप अहमदाबाद में भी देखो तो लगभग 30-40% लोग रास्ते पर आना बंद हो गए हैं। यानी जो स्थिति लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो स्मशान की, जो हॉस्पिटल की, लोग डरे हुए हैं, कोरोना से नहीं डर रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि हमको कोरोना हो गया तो फिर हमारी व्यवस्था मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उस चीज का जो डर बैठा है उसकी कहीं ना कहीं असर है। और पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो लोग उसका विरोध कर रहे थे कि उससे देश खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार आप 10 में से 8 लोग ये कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन कर देना चाहिए और 15 दिन में कुछ नहीं होता, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको चेन ब्रेक करना चाहिए। आज जो गुजरात सरकार ने निर्णय किया है वो भी, उसका भी स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे जो नियंत्रण है वो अभी डाल दिए है, यानी कि 60-70% लोगों को नियंत्रित कर दिया है। लेकिन अभी भी इससे अगर परिणाम नहीं मिलता तो लॉकडाउन करने से सरकार को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। स्नेहल जी, आपका क्या मानना है, अगर लॉकडाउन आता है तो उसके फायदे क्या होंगे और गैर फायदा क्या होगा, और अगर लॉकडाउन नहीं तो विकल्प क्या? जल्पा जी, जैसे हमने देखा है कि गुजरात में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और विजय भाई रूपाणी जी और नितिन भाई पटेल जी ने भी पहले कहा था कि हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए जो रात्रि कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन हो, वो शुरुआत की थी। आज आपने देखा होगा कि काफी शहरों में भी वो लगाया गया है और उनका महत्वपूर्ण बात वो थी उनमें कि उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था तभी उसमें कि इसमें हमें ये प्रयास करना है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। अगर हम लॉकडाउन करते हैं, जैसे अगर समझिए इंडस्ट्रीज को भी बंद कर दिया तो वहां काम करने वाले मजदूर है, क्योंकि काफी सारे बड़ी इंडस्ट्रीज में माइग्रेंट्स भी है, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं, वो भी वहां रह रहे हैं। अगर वो बंद होती है तो ऐसे बहुत सारे मजदूर भाइयों बहनों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो चालू रखा गया है। जो सब्जी है और दवाई है, जो रूटीन चीजें हैं वो भी चालू किया गया है, वो भी रखा गया है। और आज शाम को जब आदरणीय विजय भाई ने उद्बोधन दिया तभी उन्होंने साफ कहा था कि ये लॉकडाउन जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस है, पर आपको खुद को भी समझना होगा कि आप कुछ लेने गए तो आप
हो सके इतने कम लोगों से मिलके आप तुरंत वापस आके आप ऐसा प्रयास करें कि आप कम से कम लोगों से मिले इस दौरान। तो ये हमारे गुजरात की जनता जो है, जैसे अभी ठाकर जी ने बहुत सही कहा कि 30 से 40% लोग कम हो गए हैं बाहर। आज हम देख रहे हैं गांव में भी स्वयंभू लॉकडाउन हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हमारा जो ये कदम है वो इस प्रकार से लिया गया है कि फाइनेंशियल बैकबोन, अपना जो गुजरात की जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो भी ना टूटे, उसे क्षति ना पहुंचे, उसे तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको फाइनेंशियली अगर लोग तकलीफ में आएंगे, और खास करके जो हमारे जो मजदूर है भाई बहन और जो कम पैसों में अपना घर चलाने का प्रयास करते हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है, वो स्वाभाविक है। इसलिए सरकार ने उनका ध्यान रख के ये पैटर्न सिलेक्ट किया है, और मुझे लगता है कि काफी हद तक हम सक्सेसफुल जाएंगे आगे भी, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हमने देखा कि यहाँ पे भी लॉकडाउन है पर केसेस की संख्या वो बढ़ती जाती थी। हमारे वहाँ 14,000 के आसपास जो है कांस्टेंट रह रहे हैं। तो मैं इसे पॉजिटिव चीज समझता हूँ कि धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होगा। हमारे वहाँ और भी सहूलियतें भी बढ़ रही है। आज जो भी किल्लतें थी वो भी सरकार और सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया वाले और सभी लोग इसमें एकजुट होकर, कोई कौन से पक्ष का है, कौन से मीडिया से है, किससे है, कोई नहीं देख रहा। तो ये एक अच्छी बात है गुजरात के लिए कि ऐसा ये पॉजिटिव माहौल है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बिना इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस है ऑलमोस्ट लाइक 70% तक बंद किया है सब चीजों को, तो उससे हमें ये कोरोना पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रकाश जी, आपका क्या मानना है कि लॉकडाउन के फायदे क्या है, गैर फायदे क्या है? अगर लॉकडाउन नहीं तो क्या कुछ और विकल्प भी हो सकता है जो केंद्र सरकार को लेना चाहिए? लॉकडाउन जो है वो परमानेंट विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, हमारा देश जब से आजाद हुआ है, जब से टैक्स प्रजा से लिया जाता है वो लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। जैसे ठाकर साहब ने बताया लास्ट ईयर जो पीएम केयर फंड में गया है, जो भी पैसा सरकार ने लिया, और टैक्स भी इतना हेवी टैक्सेशन है कि दूसरे देशों में जो भी कुछ हुआ है आर्थिक स्थिति को लेकर के लॉकडाउन करना, वो इतना लॉकडाउन गलत नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा है। इतने साल से देश का शासन चल रहा है, बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, दूसरी चीजें हैं। जो फंड होना चाहिए वो फंड नहीं होने के कारण ये तकलीफ पैदा हुई है। अगर फंड सरकार ने बराबर व्यवस्था करी होती, आज इतने सारे डिफॉल्टर हो गए, इतनी अप्रमाणित संपत्ति है। 2014 के बाद जो बैंकें भी बंद हुई है, कितनी अभी निजीकरण हो रहा है। तो जो फंड जो आता है उसकी कमी के कारण यह परिस्थिति का निर्माण हुआ है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन भी नहीं डाला है और प्रजा तक, लाभार्थी तक, जो बेनिफिशियरी है, गरीब प्रजा है देश की, उधर तक वो पैसा पहुंचता है। कुछ साल पहले राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया निकलता है सरकार की तिजोरी में से तो 12 पैसा गरीब तक पहुंचता है। लेकिन अभी ऐसा है कि कितना पहुंचता है वो कोई खुलासा ही नहीं है। और अभी जो प्रजा महसूस कर रही है, मैं जागेगा गुजरात संघर्ष समिति का प्रमुख हूँ, मैंने काफी आंदोलन किए हैं। ओक्ट्रा इधर से हटाइए, गुजरात में से आंदोलन करके, भागी मंडल का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। दीपेश अभिषेक के केस में आशाराम के सामने आंदोलन किया था। लेकिन इसमें आंदोलन करने से विशेष फर्क पड़ता है। और मैं ये बोलता हूँ कि प्रजा संगठित नहीं होने के कारण सरकार निष्क्रिय रही है। और गए साल से ये चालू था। अभी प्रजा का ऐसा हाल है कि आजादी के बाद की गुलामी का अनुभव कर रही है, जो हमारे देश की प्रजा के लिए बहुत दुख की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि भाई जो अभी की परिस्थिति है इंडिया की, वो आजादी के बाद की गुलामी है। आजादी से पहले भी हमारे बड़ों ने गुलामी देखी, अभी भी गुलामी देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ क्यों? जब डॉक्टर है, उन्होंने पैकेज बनाया गए साल, डॉक्टर विपुल पटेल ने, हमारी एनजीओ ने कंप्लेन करी कि 15 लाख का पैकेज बनता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया, वो बराबर था। लेकिन ऐसे बहुत डॉक्टर मिलेंगे कि जिनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हाईकोर्ट जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन इस सरकार के शासन में ऐसा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार निष्क्रिय रह रही है। यदि सरकार पालन नहीं करेगी तो प्रजा कहाँ से करेगी? ये न्याय तंत्र की गरिमा का प्रश्न है। ऐसा मेरा मानना है कि इसका विकल्प यही है कि साधन उपलब्ध कराए जाए। लॉकडाउन उसका इलाज नहीं है।
ठीक है, लॉकडाउन में नियंत्रित किया जा सकता है कुछ अंश तक, लेकिन लॉन्ग लाइफ प्रोग्राम नहीं है लॉकडाउन। टेम्पररी कर सकते हैं, लेकिन इसके साधन जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों का। मैं ये चर्चा है कि ऑक्सीजन लेने के लिए बूथ खुलेंगे और बूथ में जाकर के पैसा देकर के ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ऐसी आम लोक चर्चा है। तो ये परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, तो ये तो बहुत हमारे लिए, बहुत आजाद देश के लिए, इतने साल आजादी को हो गए, प्रजा ने इतना टैक्स भरा है, इतना उसका व्यय हुआ है, कितने डिफॉल्टर बाहर चले गए, उनको सरकार पकड़ नहीं पाई है। 50 डिफॉल्टर ऐसे हैं जो 500 करोड़ से ऊपर के जो विदेश में, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, उनके लाइसेंस, उनका पासपोर्ट इधर जमा है, वो विदेश में। मेन तकलीफ है आर्थिक तंगी की, इसके लिए सरकार डरती है कि हमारे को ये पैसे के कारण आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लॉकडाउन डालने से घबराती है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। प्रचेता जी, आपका क्या मानना है कि अगर लॉकडाउन आता है तो गैर फायदा क्या होगा अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, और अगर लॉकडाउन नहीं है तो क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से कोरोना को भी हम कंट्रोल में कर सके और इकोनॉमी को भी हम स्टेबल रख सके? ये बात सही है। मैं मानती हूँ कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हमारा इतना मजबूत नहीं है जिसकी वजह से हम अभी लॉकडाउन की स्थिति में जाएं, पूर्ण लॉकडाउन में। आंशिक रूप से तो वैसे भी लगाया हुआ है लॉकडाउन। एक बात है कि पैसा जो आ रहा है काफी, लास्ट टाइम भी पीएम फंड में बहुत सारे पैसे का क्या हुआ उसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा हमेशा अपने सरकार से रहती है कि आप बताइए कि वो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर उसका दिया हुआ पैसा कहाँ पे हो रहा है। मैं नहीं मानती कि पैसों की किल्लत की वजह से यहाँ पे मुझे जो लगता है वो एक शायद कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं पे कोऑर्डिनेशन का लिंक तो है, ऐसा लगता है राज्यों की, केंद्र की। एक बात मैं कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी पक्ष हो, आप हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये मिलजुल के काम करने का समय है, न कि राजनीति करने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम साथ में रह के अपने रिसोर्सेस डेवलप जो हमने किए हुए, जैसे हमारा बूथ मैनेजमेंट होता है सभी जगह पे, तो एक इनिशिएटिव सब साथ में लेके ऐसा कर सकते हैं कि बूथ लेवल से ही वो हमें जुड़े हुए हैं जो लोग, उनसे चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं जो भी सोसाइटीज उनके, तो उनको साथ में रख के उनकी इकाइयां नक्की कीजिए कि ये है, ये इतने लोग संभालेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो वो इकाई तो सब्जी लेने बाहर जाना है तो सभी फ्लैट में से एक एक व्यक्ति निकलेगा, उससे बेहतर है कि एक ठेले वाले को ही वहां बिठा दो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए ताकि लोग बाहर कम निकले। इसके लिए हमें, और इकोनॉमी के, ये बात सही है कि इकोनॉमी में अभी जो भी मार पड़ती है वो छोटा आदमी है उससे ही पड़ती है। इंडस्ट्रियलिस्ट की तो इंडस्ट्री चलती है, उसमें काम करने वाले जो है तो लोगों को ही छटनी हो जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो घाटा है वो नफा में घाटा है, वो उसका नफा कम होता है पर होता तो है, पर उसकी तो नौकरी चली जाती है। तो इस मुताबिक देखना चाहिए कि उनको कैसे हम सुविधाएं दे पा रहे हैं। बहुत जैसे राशन कार्ड तो है, राशन घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं हम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशासन और जो लोग हैं यानी सबको साथ में लेके करना चाहिए। और पॉलिटिकल को इसलिए इसमें शामिल इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम हुआ है, गली गली नुक्कड़ में वो गए हैं तो उनको लोग पहचानते भी है जी। तो उनको साथ लेके यहाँ राजनीति नहीं करनी है, एक साथ कैसे ऊपर उठना है ये हमें देखना है जी। पार्थिवराज जी, आपका क्या मानना है कि लॉकडाउन के क्या फायदे हैं, क्या गैर फायदे हैं? अगर लॉकडाउन नहीं है तो कौन सा विकल्प हम अपना सकते हैं?
जनपा जी, आपके के न्यूज के माध्यम से आपके राजकीय विश्लेषक और पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी स्पोक्स पर्सन है उनकी बात मैंने सुनी। जी आज खास करके परिस्थिति ये आके खड़ी हो गई है कि जो आम आदमी है, जो सामान्य जनता है, वो घर पे रहती है तो भूख से मरती है और बाहर निकलती है तो कोविड से मरती है। जी चिंता का विषय ये है कि 36 घंटों से भी ज्यादा टाइम हो जाए और उनके पास 108 जो हमारी एम्बुलेंस की सेवा है वो पहुंच नहीं पाती। जी कुछ और भी प्रॉब्लम्स है कि जैसे 108 में जो पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल, वो कहीं ना कहीं वेटिंग में बैठते, क्योंकि उनको वहां पे अंदर बेड नहीं मिलते, उनको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तो 7-7, 8-8 घंटे तक वो 108 की जो भी एम्बुलेंस वैन है वो भी वहां रुकती रह रही। जी दूसरी बात आपने बात की कि लॉकडाउन नहीं तो क्या विकल्प है, तो लॉकडाउन के साथ हमें ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि एक तरफ से हमारा पूरा जो हेल्थ सेक्टर है वो क्रैश हो चुका है। लोगों को ना दवाई मिल रही है, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना बेड्स मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, ना डॉक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं जो महामारी की वजह से, जो समग्र सिर्फ गुजरात की बात नहीं, पूरे देश की हालत है। जी तो जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में खड़ी हुई, गुजरात में खड़ी हुई है, तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि आज वो गरीब आदमी, वो मध्यम वर्ग का आदमी अगर बाहर नहीं जाएगा तो उसकी ईएमआई अटक जाएगी। वो ईएमआई कैसे पे करेगा? उसने कहीं बाइक लिया होगा, कहीं गाड़ी ली होगी, कहीं किसी ने मकान लिया होगा, वो तो नहीं रुक रही है। लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल, घर के बिजली के बिल नहीं रुक रहे हैं। स्कूल बंद है, भले पिछले साल सरकार ने स्कूल की फीस में कटौती की, पर इस साल तो कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, तो स्कूल की फीस भी सर के ऊपर खड़ी है। और कई जो सीबीएसई की स्कूल है अभी से फीस मानना शुरू भी कर दिया होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिस तरह से आप सब ने जो बात बोली कि लॉकडाउन नहीं, पर ये जो जिस तरह के नियंत्रण डाले गए, ये जो भी नियंत्रण डाले गए वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे या तो फिर वो गरीब आदमी को छू रहे हैं, मध्यम वर्ग के आदमी को छू रहे हैं, कोई पैसे वालों को तो छू नहीं रहा, कोई बिजनेसमैनों को तो छू नहीं रहा। तो उनके लिए क्या रास्ता किया जाए? वो घर पे रहे, आप चाहते हैं कि वो घर पे रहे, पर उनको घर पे 2 टाइम की रोटी भी तो नसीब होनी चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षण भी तो मिलना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों को अच्छी आरोग्य की सुविधा तो मिलनी चाहिए। आज कई राज्यों में आज हम ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर के लिए भाग रहे हैं। एक तरफ WHO कहता है कि रेमडेसिविर इतना वो नहीं है, उसकी जगह आप कुछ और यूज कीजिए, अलग अलग प्रोटोकॉल आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमारे लिए सबसे चिंता का विषय ये है कि हर बार हाईकोर्ट, या तो गुजरात हाईकोर्ट हो, मद्रास हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट, ये तीखी प्रतिक्रिया दे और एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाए कि आपको क्या काम करना चाहिए और आप हमारे सामने वास्तविकता रजू करिए या वास्तविकता दिखाइए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे भी कोई भी लोग बैठे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, उनको चिंता करनी चाहिए कि लोगों के लिए आरोग्य की व्यवस्था, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, लोगों के लिए ये जो तकलीफ का समय है तो उनके लिए क्या व्यवस्था खड़ी की जाए। पर ये कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये महामारी का समय है, एक एग्जाम्पल आपको 1980s का दे रहा हूं, जब इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी थे और तब यहाँ पे एक साइक्लोन आया था और उस टाइम उन्होंने राहत समिति का जो अध्यक्ष बनाया था वो विपक्ष के नेता को बनाया था। तो एक समय जो एक टाइम था जब राजनीति में ऐसे मॉरल्स, ऐसे हाई मॉरल्स हुआ करते थे कि अगर कोई चीज विपक्ष में भी अच्छी हो तो उसे अप्रिशिएट करके उसे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाने का कोशिश करते थे। खास करके ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि कहीं कांग्रेस विपक्ष में होगी, कहीं बीजेपी विपक्ष में होगी, कहीं कोई और पार्टी विपक्ष में होगी, पर उन पार्टी के कुछ लीडर्स होंगे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में कुछ ऐसा काम किया होगा कि जिसको लेके हम उसका ब्यूरोक्रेसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनका उपयोग कर सकते हैं। जो पूर्व जो मंत्रालय थे, कोई मंत्री रहा होगा, कोई पहले के आईएएस ऑफिसर्स भी होंगे, तो हम उन सबका उपयोग करके कहीं ना कहीं प्रजा के अच्छे के लिए कुछ डिसीजन ले, उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा।
और खास करके अभी की जो परिस्थिति है उसमें मानता हूं जी कि सबसे पहले तो जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जी जिनकी जेब में पैसा नहीं है उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए उसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ये महामारी के टाइम मैं अगर यूपीए की कंपैरिजन करता हूं तो एक आंकड़ा था कि 240 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया और आज सरकार को महामारी की वजह से ऐसा कहना पड़ता है कि हमने 80 करोड़ गरीबों को खाना पहुंचाया। यानी उसका मतलब कि गरीबी रेखा में लोग महामारी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। परसेंटेज जो महामारी के समय में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। अभी पहली तारीख से 18 साल से 45 साल के बीच के युवाओं को वैक्सीन मिलेगी। पर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये देश सबसे यंगेस्ट नेशन है और 60% से ज्यादा इस देश में युवा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक हमारे 60% युवा जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, उन तक तो अभी 1 साल में हमने वैक्सीन भी नहीं पहुंचाई है। और ये आज कोविड आज तो आया नहीं है, पिछले मार्च से हम ये लॉकडाउन और ये सब पूरा मामला देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या कोई और वजह से जो गलतियां हुई हैं उसको भूल जाए और उसको सुधारने की कोशिश तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं ना। कि आने वाले दिनों में हम लोग गुजरात के लोगों को, हम लोग हमारे अहमदाबाद के लोगों को, हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे पहुंचाए, उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचाए, उनको इंजेक्शन कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए भी साथ मिलकर काम करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। राजेश जी, यहाँ पर जब साथ में मिलकर काम करने की बात हो रही है और ठीक भी है क्योंकि पूरे देश में ही कोरोना फैला हुआ है, कहीं पर भाजपा की सरकार है, कहीं राज्य में देखा जाए तो कांग्रेस है, कहीं पर अन्य कोई पार्टी है, लेकिन सारे राजनीतिक दल साथ में आने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाए तो और भी अच्छा होगा क्योंकि बातें तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं मतलब राजनीति चीज ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं आ ही जाती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। लेकिन जब बात हमने की एक तरफ लॉकडाउन की और हमने देखा भी कि मतलब मध्यम वर्ग के जो परिवार है, गरीब परिवार है, उनको ज्यादा लॉकडाउन से नुकसान होता है, वो तो डरते ही है कि लॉकडाउन ना आए। और इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी ही हमने देखा है कि पिछली बार ही हम मार झेल चुके हैं लॉकडाउन का और उस टाइम पे कोई विकल्प भी नहीं था। अब जब हमारे पास विकल्प है तब इसे अंतिम विकल्प के तौर पर रखा गया है कि अगर सिचुएशन खराब होती है, नहीं कंट्रोल हो पाती है सारे प्रयास करने के बावजूद, तो फिर लॉकडाउन के बारे में सोचा जाएगा। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एक रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई थी कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो ठीक है, कोरोना के चेन में सुधार थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी की वजह से ऐसा होगा कि लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे कि कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कहीं पे बंद हो जाएगा, जिससे आगे जाके कीमत जो है प्रोडक्ट्स की वो भी महंगी हो जाएगी। यानी कुल मिला के अगर मार है वो जनता को ही सहन करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है राजेश जी? बिल्कुल सही बात है। और आज की चर्चा में मुझे ये बात बहुत ही पसंद आई कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से हो, यार हमारी ओर से राजकीय टिप्पणियां करने वाले लोग, सारे लोगों ने ये बात कही है कि जो बात है, ये जो समस्या है, उसमें मिलजुल के बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। आपने कहा कि ये बातें तो हो रही है लेकिन जमीन पर कब दिखाई देगी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता में है उन लोगों की है। जी। विपक्ष अगर कह रहा है कि हमारे पार्थीराज जी ने बहुत सही बात कही है कि इतने साल के राजनीतिक शासनों में भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रशासनिक अनुभव रहा है। गुजरात के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री है, सारे पूर्व आरोग्य मंत्री या अलग अलग विभागों में जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को गुजरात को 4 या 5 जोन में बांटकर एक एक जोन की जिम्मेदारी, क्यों अमित चावड़ा कोई बात कह रहे हैं, कोई प्रश्न उठा रहे हैं, तो जो प्रशासन की कभी कमी है, जो प्रशासन तक नहीं पहुंच रही, तो उनको पहुंचाने का वो माध्यम है। जो जनता की बात है उनको आरोप प्रत्यारोप में न लेते हुए उनको ही बोला जाए कि साहब आप जो ये सुझाव दे रहे हैं या जो समस्या हमारे सामने ला रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान क्या है, आइए आप बैठिए हमारे साथ और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इसके अंदर सत्ता और विपक्ष, लेकिन अभी तक
हमें बहुत ही ये बात सोचनी चाहिए कि केंद्रीय लेवल पर या राज्य के लेवल पर विपक्षों को साथ लेकर ये बात को सुलझाने की अभी तक कोई कोशिश कहीं पर भी नहीं की गई है। और जब भी विपक्ष कोई बात उठा रहा है या कोई पत्रकार कोई बात उठा रहे हैं, इनका विश्लेषक कोई बात उठा रहे हैं, तो उनको एक नकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है कि आप माहौल में घबराहट पैदा कर रहे हो और लोगों में डर पैदा कर रहे हो। डर तो लोगों में वैसे ही कोरोना ने पैदा कर दिया है। आपकी जो अव्यवस्थाएं हैं उन्होंने ही डर पैदा कर दिया है। जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल सही बात है। आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री जो आके हमको संबोधन किया है, उन्होंने ये बात को स्वीकारा है कि बेड नहीं मिला, मैं जानता हूं, आपको दिक्कतें हो रही है, मैं जानता हूं। तो ये दिक्कतें हो रही और ज्यादा लोगों की जरूरत है, ये भी सरकार जानती है कि जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना मैन पावर बढ़ेगा। तो उसमें सामाजिक संस्थाओं को आप साथ ले रहे हो, तो राजनीतिक दल उनको भी साथ लेना चाहिए और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। चलो भाई, आप बोल रहे हैं कि ये समस्या है, चलो समस्या का समाधान बताओ, और अगर आपके पास कोई हल हो तो हम आपको साथ लेके। आप टास्क फोर्स बनाया है, डॉक्टर का टास्क फोर्स है, एक टास्क फोर्स ऐसा भी बनाइए जिसका जो पार्थीराज ने कहा ना कि वो राहत समिति का विपक्ष को अध्यक्ष बना दिया गया था। जैसे यूनो में जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था राजीव गांधी नरसिंह राव के समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को उसका मुखिया बना के भेजा गया था। तो ये जो परंपरा है, राजनीतिक परंपरा, जब देश पर संकट आ रहा है, ये युद्ध जैसी स्थिति, देश पर संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और हमको मालूम नहीं, दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। हमको किसको गोली मार के खत्म करना है। अगर दुश्मन आ रहा है तो हमको खत्म है, पता है कि ये सरहद से आ रहा है, ये बॉर्डर से आ रहा है, लेकिन इसकी मालूम नहीं है। सारे लोगों को मिलकर इसके अंदर काम करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने बताई आर्थिक जो है प्रॉब्लम उसकी, तो प्रकाश भाई ने बहुत सही बात बताई कि लोगों ने विदेश में लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के बाद कोई आदमी के पास पैसा है, पैसा नहीं है, सिर्फ मेरा सिटीजन है, ये सोचकर सरकार ने 4 बार उसके अकाउंट में सीधे पैसे डाले जी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बीपीएल में आता है, एपीएल में आता है, मध्यम वर्ग का है या पैसे वाला लोग है, क्योंकि सारे लोगों का रोजगार बंद है, तो सारे लोगों को पैसा दिया गया। कब ये सरकार ये निर्णय कर सकती है? जब उसकी तिजोरी भरी हुई हो। हमारी स्थिति ये है कि हमें रास्ता भी बनाया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वर्ल्ड बैंक के सामने नजर करनी पड़ती है। हमारी राजकीय जो खाद है, जो नुकसान है, राजनीतिक नुकसान, वो आप गुजरात का देखो तो 3 लाख करोड़ का राजनीतिक नुकसान में सरकार चल रही है। वो सरकार जब अपने जो आय है, जीएसटी हो, वेट की हो या अलग अलग टैक्स की, उसका बेनिफिट आरोग्य व्यवस्था के माध्यम से जो देना चाहिए वो नहीं दे पाई, इसीलिए आज किल्लतें हम महसूस कर रहे हैं। जो पैसा सरकार के पास आता था, वो पैसा शिक्षा और आरोग्य में सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए, वो नहीं हुआ, और नहीं हुआ इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, इसलिए आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और बिना दवाई, ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश की कि बिना दवाई किसी की जान जा रही है। हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर आदमी खड़ा है, हॉस्पिटल के अंदर 900 बेड खाली पड़े हैं, फिर भी उसका दरवाजा उस आदमी के लिए खुलता नहीं है, और वो आदमी वहां पर जान दे देता है। तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी खामियों को स्वीकारना चाहिए, जो दिक्कत है उनको मान लेना चाहिए, और दिक्कत के समाधान के लिए जो जो लोग हाथ उनके सामने लंबा करे, उसका हाथ साथ लेना चाहिए। अगर कोई नहीं करता, वही समझ लो कि कोई आदमी है जो आपको सामने से नहीं बुला रहा है, लेकिन उसमें कोई विशेषता है, वो इसको हल कर सकता है, आपको पता है, तो उन लोगों को सामने से बुलाकर साथ में बिठाकर और ये समस्या के सामने लड़ना चाहिए। लॉकडाउन हो या दूसरी कोई भी चीज हो, वो चीज जो है उसको, उससे इलाज नहीं हो पा रहा। इलाज ऑक्सीजन से होगा, इलाज रेमडेसिविर से होगा, इलाज जब हॉस्पिटल में बेड मिलेगा तब डॉक्टर उसकी सारवार कर पाएगा, उसके बिना इलाज नहीं होगा। ये तो संक्रमण रोकने का तरीका है जो लॉकडाउन है वो, लेकिन जो संक्रमित हुए लोग हैं, जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आरोग्य व्यवस्था ही उसको सुदृढ़ बना सकती है। तो कांग्रेस ने बोला था कि हमारे सारे कार्यालय आप ले लो, कोविड सेंटर उसको बना दो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह जी वाघेला ने, उनकी 2 बड़ी कैंपस है कॉलेज के,
वो सरकार को, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था कि ये कैंपस में आपको समर्पित कर रहा हूं, जो भी और जितने वक्त तक उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आप करो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी नकारात्मक राजनीति हो रही है, साथ साथ में सकारात्मक राजनीति भी हो रही है, लेकिन आप किस दृष्टिकोण से उसको देखते हो ये बहुत जरूरी है। तो आपने बताया ना कि ये होगा कब, तो जो भी जहां पर सत्ता में हो, ऐसा नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में, सारे लोगों को ये करना चाहिए कि भाई आप जो समस्या बता रहे हो चलो आओ मिलो हमारे साथ बैठो और इसका समाधान ढूंढो। तो कुछ ना कुछ प्रजा, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, ये सबके अंदर लोगों की जान, राजनीतिक फायदा, किसी की सत्ता 5 साल और बढ़ जाएगी, किसी की सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों की जो जान जा रही है उसका सबसे बड़ा जो दुख है उसको हल करने की अभी जरूरत है, किसी भी माध्यम से हो। जी बिल्कुल। स्नेहल जी क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर विपक्ष तो है वो साथ देने की बात कर रहा है। अगर हम गुजरात की बात करें, अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तो शायद जनता इसमें और ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि लाभ मिलना है वो जनता को मिलना है। जी मेरे जो मित्र है पार्थिवराज जी और बहन प्राचेता जी ने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी है। प्राचेता जी ने जो एक चीज कही कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोऑर्डिनेशन होता है और पेज लेवल तक, बूथ लेवल तक हम लोग गए हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी और कांग्रेस में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो लोगों को संपर्क करने के लिए होती है। तो हमारे वहां भी हमारे आदरणीय CR पाटिल जी ने एक मुहिम चलाई है कि मेरा पेज कोरोना मुक्त पेज। तो हमारे वहां भी कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता है वो एक परिवार के सदस्य की तरह वहां अभी जा नहीं सकते, पर फोन से, जिसके पास पूरे पेज के फोन है, तो जितने भी लोग हैं वो पेज प्रमुख उसको फोन करके पूछे, कोई दिक्कत हो तो आगे अपने संगठन में बात करें। तो ये एक चीज है। और जैसा इन्होंने कहा प्रचेता जी ने, वो भी बहुत अच्छा सुझाव है कि छोटी छोटी कमिटीज बननी चाहिए। अभी पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया था तभी उन्होंने युवाओं से खास करके प्रार्थना की थी कि आप युवा आगे आए, अपनी सोसाइटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट्स में छोटे छोटे गुट बनाए। उसी ग्रुप को हमेशा, मतलब जैसे कोई कोरोना में कुछ चीजों की जरूरत है तभी यूज कर सकते हैं, आगे जाके वैक्सीनेशन में भी वो ग्रुप पूरा यूज हो सकता है। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से ये उनके सुझाव बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल से काफी काम भी हो रहा है। और हमारे वहां भी पार्टी लेवल पे जैसे हमारे जो मुखिया है वो लोग भी के सुझाव दे चुके हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं अपने लेवल पे। और दूसरी पार्थिवराज जी की जो चिंता है वो बहुत ही सही है, क्योंकि आज हमें गरीब इंसान की और गरीब लोग जो है, जो मैंने पहले भी कहा कि जो कम आय में उनका घर चलता है, उनकी चिंता करनी चाहिए। वो उसके लिए भी हमने पहले भारतीय जनता पार्टी ने 60 लाख से ज्यादा लोगों को जब ये दिक्कत आई थी तभी जो जिसके भी राशन कार्ड थे वो सभी को राशन पहुंचाने की काफी महीनों तक, 3 से 4 महीनों तक व्यवस्था की थी, क्या कि उनको वो बोझ उनके ऊपर ना पड़े। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो भी है कि 108 की जो बात है, तो 108 में जो पहले उसकी कैपेसिटी थी उससे डबल हुई है। वो ये बात भी है कि इतने सारे केसेस है कि यहाँ नहीं पूरे विश्व में ये तकलीफें थी कि इवन यूके में जहां मेरे मित्र थे कि उस टाइम पे वेटिंग काफी लंबा था, तो यहाँ पे भी है। और एक और भी पॉजिटिव चीज है, जैसे हमारे आदरणीय नितिन जी पटेल जी ने कहा था कि जो एम्बुलेंस में भी वो लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भेज के उनकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मतलब यहाँ पे सरकार अपने हिसाब से जितनी बेसिक चीजें जो बेस्ट पॉसिबल वे में दे सकती है वो कर रहे हैं। EMI की भी बात है, वो भी उनकी सही है। तो पिछली बार बैंकों ने भी थोड़ा मोरेटोरियम दिया था, तो शायद इस बार भी सरकार भी इंटरवीन करेगी और अगर ये कितना लंबा चलता है उसके हिसाब से जो लोगों को लिए मोरेटोरियम या ऐसा कोई भी जो स्कीम होगी वो देंगे। तो ताकि अभी सभी को पता है कि जब हम घर में बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से पैसा और इनकम बंद हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से सरकार भी अपने हिसाब से उसमें जो है वो काम करेगी। दूसरी मेरी बात कहना है कि कांग्रेस के ही मित्र ने आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि भाई हर एक क्लिनिक को या हर एक अस्पताल को, वो आपको भी पता होगा, हम लोगों ने 3-4 बार डिबेट्स में भी किया था, हम लोगों ने भी आगे बात कही और पार्टी ने पॉजिटिवली उसको लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डिक्लेयर भी कर दिया है। तो उसकी वजह से काफी लोड कम हुआ, क्योंकि जो विस्तार में जिनके पास सहूलियत है, जिनको जहां नजदीक अपने परिचित डॉक्टर की हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो वो कोरोना की ट्रीटमेंट उनके पास ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का उनका बॉन्डिंग रिलेशन होता है डॉक्टर के साथ।
दूसरी, अपने जो ठाकर जी ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि आहना को आप इन्वॉल्व करो, बात करो, तो सरकार ने वो भी स्वीकारा है। आज आप सरकार की ऑफिशियल कोविड वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आहना और वो सभी संस्थाएं घर पे भी ट्रीटमेंट दे रही है। मतलब बेसिकली इसमें वही है कि जैसे पेशेंट्स को जितना जल्दी कंफर्ट मिले, ऐसा सरकार का प्रयास है। दूसरी बात है रेमडेसिविर की, जो काफी पहले दिक्कत हुई थी, पर आज की तारीख में, आज ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज तक 2 लाख इंजेक्शन दिए जा चुके हैं और उसकी एक सुदृढ़ सिस्टम है कि हर एक हॉस्पिटल शाम को उनकी रिक्वायरमेंट का ईमेल करता है, उनको दूसरे दिन वो इंजेक्शन पहुंचाए जाते हैं। इवन उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और दूसरे जो लोग हैं जो घर पे है और उनके डॉक्टर्स के थ्रू एक जब भी वो अप्लाई करते हैं तो उनको रेमडेसिविर मिलता है। वो बात सही है कि शायद उसमें थोड़ा लॉजिस्टिकल पहले तकलीफ हुई थी, पर आज की तारीख में जब तक रेमडेसिविर की बात करें तो सरकार और कलेक्टर और पूरा जो महकमा है वो काफी एक्टिव है इसके लिए। तो ये दिक्कत भी अपनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हुआ है गुजरात को। और मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट की हमेशा बात करते हैं, तो आर्सिलर मित्तल कंपनी ने आज बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि हजीरा में उन्होंने कहा कि हमारा हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे थोड़े दिनों के लिए। वो सभी अपनी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उनके वहां जो यूज होती थी वो सारी उन्होंने उनके नजदीक जो सूरत शहर है उसमें डाइवर्ट करने का निर्णय लिया और उन्होंने 1 या 2 दिन में ही बहुत जल्दी 1000 बेड का ऑक्सीजन का एक यूनिट 1000 बेड का हॉस्पिटल का यूनिट चालू करके हर एक ऑक्सीजन बेड के साथ लोगों को प्रोवाइड किया। मतलब ये एक पॉजिटिव चीज मैं देख रहा हूं और मैं मानता हूं कि आज की तारीख में हम हर एक लोगों की, कोई भी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, पॉजिटिवली सरकार हर एक के सुझाव ले रही है और हमारा एक ही चीज है कि हर एक गुजराती और हर एक भारतीय की स्वास्थ्य उसको मिले, उसको हर एक सुविधा जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह मिले, वही हमारा प्रयास रहता है। जी जल्पा जी। प्रकाश जी, आपका क्या मानना है, अगर हम बात कर रहे हैं आरोग्य की सुविधा की, जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, गुजरात में नहीं पूरे देश में हम देख रहे हैं, दूसरे भी राज्यों में ये समस्या हुई है, जिसपे ही दिल्ली की जो हाईकोर्ट है उन्होंने फटकार भी लगाई और ऑक्सीजन कप्तियों को भी बोला कि वो गीत ना बने। काफी मतलब बयानबाजी भी हुई थी इस बारे में। आगे सरकार, जैसे कि बताया स्नेहल जी ने, प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या कुछ और प्रयास होना चाहिए जिससे हमारी आरोग्य सुविधा है वो इतनी अपडेट हो जाए कि लॉकडाउन का तो प्रश्न ही फिर ना उठे? इसमें जो अभी ठाकर जी ने बात कही कि शिक्षा के लिए भी सरकार ने कुछ पहले फंड का उपयोग नहीं किया है। जिस देश का बचपन भूखा है या जिस देश का बचपन बूढ़ा है उस देश की जवानी क्या होगी। तो जो यंगस्टर है अभी वो बेरोजगार हो गया है। अगर उसको रोजगार पहले से दिया गया होता तो ये परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। तो शिक्षा का जो पैसा मिलता है वो तक नहीं जाता है। प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें पब्लिक सेक्टर का नुकसान हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को ऐसे आरोग्य, शिक्षण और न्याय, ये 3 चीज में कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हमारे देश की जो आजादी मिली उसके फाउंडेशन में पॉलिटिकल पावर, मसल पावर, मनी पावर और इन्फ्लुएंस पावर, ये हमारे लोकशाही के पाए में से आजादी के बाद हम निकाल नहीं पाए। ये हमारे देश की बहुत कम है कि पॉलिटिशियन लोगों ने, जैसे राज्य सरकार में दूसरी सरकार है और केंद्र सरकार में दूसरी है, कभी कांग्रेस शासन था केंद्र में और कोई राज्य में कोई दूसरी सरकार थी, तो ये प्रेजुडाइज माइंड होता है, वो प्रश्न पहुंचाता है। तो पॉलिटिशियन को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और पॉलिटिशियन लोग जो है खुद का ध्यान, अपने पक्ष का ध्यान रखते हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत कम नसीबी की बात है। तो उनको पहले, जैसे IAS ऑफिसर है, IPS है, मैं टैक्स उसमें जो कुछ भी उनको डिग्री देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं और ये लोग काम है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के माध्यम से काम नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है उसके हिसाब से कोई भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स है वो पॉलिटिकल इशारे पे काम करते हैं, इसलिए प्रजा को बड़ा नुकसान हो रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल इशारे पे संकट का समय ऐसा है। लेकिन और परिस्थिति खराब आएगी
ऐसा लोगों का मानना है कि इसको सुधार करने के लिए हमको सबको जागरूक होकर के रोड पे आना पड़ेगा। और कितने क्रांति आई है वो आंदोलन से आई है, इसमें मिलके चलना चाहिए, वो बात सही है। जैसे कांग्रेस नेता ने कहा, आप नेता ने कहा, भारतीय जनता ने कहा कि मिलकर के चलो। लेकिन अपने देश की डेमोक्रेसी में जो मैंने बताया, जो पाए में जो चीज डली हुई है उसको अभी सुधारना है और मिलकर के आगे चलेंगे तो हमारे देश के नागरिकों को और ये जो परिस्थिति में से हम बाहर निकल सकेंगे। और यदि सरकार समझो प्रशासन है वो नहीं चला सकता है तो हॉस्पिटल आर्मी को दे देगी चलाने के लिए, तो आर्मी चलाएगी और उनको मार्गदर्शन मिलेगा। उसके सिवा कोई विकल्प अभी नजर नहीं आता है। और कड़क एक्शन सरकार को लेना चाहिए, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। ये लोग जो बातों से कोई प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं होगा, इनको एक्शन लेना चाहिए और कड़क एक्शन लेना चाहिए। आज उद्योगपति है, इतने कर चोर है, टैक्सेशन की चोरी करी हुई है, उनके पास कितना रुपया है, उनको बाहर निकालना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी को भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नाबूद हो चुका है। ऐसा अभी बीजेपी का शासन था तभी 2001 से 2005 में 80 बैंकें गुजरात में कोऑपरेटिव बंद हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि हमारे शासन में इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है, वो बोलते हैं हमारे शासन में इकोनॉमी हमने डिस्टर्ब नहीं होने दी है। लेकिन इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, ये सनातन सत्य है। अब इसको लाने के लिए सबको साथ में मिलजुल करके पॉलिटिकल पार्टियों को काम करना चाहिए। ऐसा प्रजा का आवाज है, वॉइस ऑफ पब्लिक ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ देवे और संकट के समय में नागरिकों का, देश का पहले प्राधान्य रूप से राष्ट्र का ध्यान रखा जाए, ऐसा मेरा मंतव्य है। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा या दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट कहती है नहीं, हाईकोर्ट को भी ऐसा लगता है कि हम कहते हैं और कुछ अमल नहीं होता है, इम्प्लीमेशन नहीं होता है। ये बहुत प्रशासन, बहुत परिस्थिति खराब है। और दूसरी चीज बच्चों के जो एजुकेशन का सवाल है, जो अभी बंद हुई है, उनका आर्थिक भारण जो फैमिली पे वो बच्चों का भी पड़ता है, उनको पूरी फीस देनी पड़ती है। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन है, एजुकेशन महंगा हो गया है, लोग परेशान है, उसके लिए आंदोलन की कुछ जी बिल्कुल जी के बाद आंदोलन होगा ऐसा जी। प्रचेता जी, अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई और देखा गया कि कई राज्यों में ये फॉलो भी हुई। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मेनली कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। एक और पद्धति हमारे सामने आई थी ऑड इवन वाली, और अभी भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 50% स्टाफ के साथ ऑफिस से स्टार्ट की जाए, जिसकी वजह से और एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर है उसको भी इंडिया में मतलब एक हमने लॉकडाउन में ही इसे अपनाया और कहीं जगह पर ये कई मतलब क्षेत्र में ये फायदे कारक भी हुआ। तो ऐसी कई दूसरी तकनीक है जिसे भी हम लॉकडाउन के विकल्प के और पर अपना सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि जैसे हमारे आंगनवाड़ी के जो बहनें काम करती हैं, जैसे भाई ने अभी अभी बताया कि जो बच्चों का एजुकेशन सफर हो रहा है, अभी मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो हमारे एजुकेशन के लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो बड़े हैं, स्कूल जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप तो अच्छी तरह से, यानी उनको इतनी चिंता नहीं है, पर राइट टू एजुकेशन जिनके लिए लाया गया है या जो मिड डे मील है वो जिनके लिए है, उन तक मील पहुंचाने की जवाबदारी हमें निभानी चाहिए। क्योंकि वो बच्चा तो स्कूल में आता ही इसीलिए है क्योंकि उसको खाना मिले और उसकी भूख मिटे, माँ बाप भी इसीलिए भेजते हैं। और ये अच्छी व्यवस्था चल भी रही। ये जानकर जब हमारी बात हुई तो कई लोगों ने बताया भी कि हम लोग खुद आंगनवाड़ी में काम करते हैं, हमने खुद घर जाके पहुंचाया है। तो एक तो ये है कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी आंगनवाड़ियों की बहनों का काम बहुत अच्छी तरह से सराहा जाना चाहिए। उसको आगे फीमेल हेल्थ वर्कर जो रहती है, जो उनको शामिल किया जाए इस
पूरे दौर में, क्योंकि वो घर एक एक घर से वाकिफ होती है कि उनको कहाँ प्रॉब्लम है, कोई लेडी को कहाँ प्रॉब्लम है इस तरह से। तो उनको आप कई बार क्या होता है कि पूरा उनको थोप दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है। नहीं, आप उनको सुविधा बताइए कि ये है, वो हर एक लेडी से, हर एक घर से वाकिफ होती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन में जो काम कर रहे लोग हैं, जो नीचे तबके पे काम कर रहे हैं, उनमें से एक दो व्यक्तियों से आप सुझाव लीजिए। हर एक सरकार में जो बने हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोई मना नहीं करेगी, जो भी जहां है, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं करनी है, हमें लोग बचानी है। छोटे छोटे बच्चों को जो मैं एक बात खास कहना चाहूंगी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं कहूँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे एग्जाम्स लिए जाएंगे कि नहीं। अरे हम लोग बताते हैं कि पहले ये बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है, अपने आप को संभालो, देश को संभाल लेंगे सब लोग। तो ये है एक बड़े पैमाने पर ये बात होनी चाहिए कि वी आर कंसर्न फॉर आवर यूथ, फॉर हेल्थ, और उनकी प्राथमिकता है उन्हें बचाना हमारी। ये बात खुलकर आनी चाहिए पूरे देश के सामने, बच्चों के सामने और प्रजा के सामने। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज यानी अगर तबला हमारा ठीक से बजता नहीं तो हम उसको ही पीटते रहते। ऐसा मत करो, कई बार बजाने वाले की भी गलती हो सकती है, तो कभी उसको भी बताओ कि आपकी ये गलती है, और वो बजाने वाला भी स्वीकार करे कि हाँ ये हमारी गलती है, बताइए आप कहाँ पे करना है। तो प्रशासन और पॉलिटिकल विल साथ में मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छा परिणाम हम दे पाएंगे। जी बिल्कुल। पार्थिव राज जी, यहाँ पर बात चर्चा ये भी हुई कि अगर विपक्ष है और प्रशासन मतलब सत्ता में जो पक्ष है वो अगर साथ मिलकर काम करे तो कोरोना को हम काफी हद तक इजीली हैंडल कर पाएंगे। आम जनता की भी हमने बात की। तो अगर हम सुविधा की बात करें, स्वास्थ्य की सुविधा, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और अपडेशन अभी आना चाहिए? खास करके जलपा जी, मैंने जब सभी लोगों को सुना उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमने देश और गुजरात के लोगों की चिंता है, पर ये महामारी से तो पूरा विश्व लड़ रहा है। और हमारे देश की संस्कृति है जो कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये जो हम कह सकते हैं कि ये हमारी संवेदना है, ये हमारे भारत की संस्कृति। आपने खास करके बात की कि जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें परेशानियां आ रही है उसका हल कैसे निकाले, क्या कर सकते हैं। और मैं कुछ सजेशन मेरे दिमाग में है वो आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, और बीजेपी के प्रवक्ता को रिक्वेस्ट है शायद सरकार में बात करे और उनको ठीक लगे तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी कर सके। दिक्कत ये हो रही है कि एक पेशेंट को 6 वायल यानी 6 इंजेक्शन की जरूरत होती है रेमडेसिविर की, उसे कहीं 1 मिलता है, कहीं 2 मिलता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज किल्लत है वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पर उनको कोई भी पेशेंट हो उसको 6 इंजेक्शन प्रोवाइड हो उसकी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि हमारे यहाँ बहुत सारे होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं जिनको केंद्र की एजेंसियों ने एलोपैथी दवाई देने की परमिशन दी हुई है, और आज की तारीख में भी बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे गांवों में भी ये जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा मास है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उपयोग में लिया जा सकता है। तीसरी चीज, ये बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हमारे कार्यालय को कोविड सेंटर बनाओ, तो ऐसी जो जगह है उसके लिए लेट ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो, और वहां तुरंत उनको अगर बनाना है कोविड सेंटर तो उन्हें बनाने दीजिए और उनको डॉक्टर्स अलॉट कीजिए, मिनिमम लेवल ऑफ डॉक्टर्स अलॉट कीजिए, मिनिमम लेवल ऑफ नर्सिंग स्टाफ अलॉट कीजिए। तीसरी चीज खास करके बात हुई कि जिस तरह से इमरजेंसी एम्बुलेंस का इश्यू है, जिस तरह से रुकी पड़ी है,
अच्छी बात है अगर आप एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट एम्बुलेंस के तक पहुंचा के देते हो, पर आपको ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि वो पेशेंट 7-7, 8-8 घंटे तक एम्बुलेंस में बैठा रहता है कि उसे कब बेड मिलेगा और कब जाके वो हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको जो जरूरी ट्रीटमेंट और आगे देनी है वो मिल सके। जी। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज हैं, जो प्राइवेट कार्स हैं, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी जीएमडीसी के मैदान में अगर आप गाड़ी से जाते हो और टेस्ट कर देता है तो प्राइवेट गाड़ी से अगर पेशेंट हो तो करनी पड़ेगी। दोनों के लिए अलग अलग नियम क्यों? कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कुछ लोग जब डिसीजन लेते हैं तो कई बार ऐसे तगलगी डिसीजन ले लेते हैं कि बाद में सरकार को 1 दिन बाद 2 दिन बाद रोल बैक करना पड़ता है या एडमिनिस्ट्रेशन को रोल बैक करना पड़ता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में जो लोग बैठे हैं या डॉक्टर्स हैं उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आज कुछ डॉक्टर्स कांग्रेस में भी मानने वाले होंगे, कोई और पॉलिटिकल पार्टी में भी मानने वाले होंगे, उनका उपयोग कीजिए। हमारे कुछ मंत्री हैं, फॉर एग्जांपल के शक्ति सिंह गोहिल जैसे नेता हैं जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका जो पहले जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में काम किया है उन लोगों का आप मदद लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो सरकार अपना सकती है। हम समझ सकते हैं कि सरकार की दिक्कतें हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और उनके बाद कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये पैंडेमिक है और पूरा विश्व इसके सामने लड़ रहा है। अगर आप हकीकत गुजरात की जनता को या देश की जनता जिसे आप अगर आप अपना परिवार समझते हैं तो उसके सामने सच बोलने से झिझक क्यों रहे? खास करके मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी भी बोला जैसे कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि आप वास्तविकता शो नहीं कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो आप ही देश के नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिकों को बोलिए, उनको विश्वास दिलाइए कि ये हमारी आज तक की कमियां थी, आने वाले दिनों में इस कमियों को कैसे दूर किया जाए उसके लिए चाहे विपक्ष को साथ लेना पड़े, डॉक्टर्स को साथ लेना पड़े, एनजीओस को साथ लेना पड़े, अलग अलग विशेषज्ञों को साथ लेना पड़े, उन सबको साथ लेंगे। एक बहुत अच्छी बात जब वैष्णव भाई ने बोली कि जो मित्तल साहब हैं उन्होंने एक जो उद्योगपति है उन्होंने एक हॉस्पिटल खोल के दिया, तो उद्योगपति को तो आप हॉस्पिटल खोलने के लिए मंजूरी दे देते हैं, उनको कोविड सेंटर के लिए मंजूरी दे देते हैं, तो विपक्ष अगर खोलना चाहते हैं तो क्यों मंजूरी नहीं देते हैं? क्या प्रॉब्लम है उसमें? उनको भी खोलने दीजिए। और अगर कोई जगह पे अगर आपको पता चलता है फॉर एग्जांपल कि इनके ये इंडस्ट्रीज के पास ये इतना ऑक्सीजन का स्टोरेज पड़ा है और वो उनके कहीं ना कहीं काम में ले रहे हैं, कंप्लीटली स्टॉप डाउन कर दीजिए ना 10 दिन 15 दिन के लिए। अगर 10-15 दिन के लिए जहां पे भी ऑक्सीजन बनता है वो बंद हो जाएगा काम, तो क्या चला जाएगा? तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चाहे वो रेमडेसिविर की हो, टोसिलुजुमैब की हो, और जिस तरह से जो परिस्थितियां मीडिया के माध्यमों से हमारे सामने आई, हम लोग इतने स्ट्रिक्ट जो लॉज लाते हैं, कहीं लेट ग्रेबिंग की बात आती है, कहीं वो गुजको सीटॉक कुछ नया ले आए हैं, वो गुंडा है, तो ऐसे एक्ट में डालिए ना 2-4 को, तब पता चलेगा कि भैया ये जो आप कालाबाजारी कर रहे हो वो जो बेचारे नीडी लोग हैं उन तक इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, जिनको जरूरत है उन तक इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर आप सरकार यहाँ पे सरकार बीजेपी की है, कहीं कांग्रेस की भी होगी, सर मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने पड़ेंगे ऐसे कालाबाजारियों के ऊपर। कानून सख्त होगा तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेशों की जनता जिनके किसी के स्वजन बीमार है, हॉस्पिटल में है, कोई अपने माता पिता के लिए इंजेक्शन ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए इंजेक्शन ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए ढूंढ रहा है, और कुछ लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये पकड़े नहीं जा रहे हैं। तीसरी बात जो बात की, जो प्रजेता जी ने बात की, उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात की और मिड डे मील्स की बात की। बड़े पैमाने पे गुजरात राज्य की खास करके बात करता हूं,
यहाँ पे बहुत सारी आश्रमशाला, उसे आश्रमशाला कहते हैं, जहाँ पे गरीब आदिवासी बच्चे अपने परिवार को छोड़ के वहां पढ़ने आते हैं। उनको 2 टाइम का खाना, हॉस्टल की सुविधा, सब कुछ मिलता है। आज वो सब कुछ बंद है, उनको ना शिक्षण मिलता है, ना उनको शिक्षा मिलती है, ना उनको खाना मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपने जैसे प्रोफेसर्स को लगा दिया, गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लगा दिया जीएमडीसी की नई हॉस्पिटल में, तो उनको कोई और जो प्रोफेसर हैं उनको कोई और काम भी दे सकते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं उनको अच्छा काम दे सकते हो, और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अभी थोड़ा टाइम, जब पूरा देश हेल्थ इमरजेंसी में है, कुछ डिपार्टमेंट के काम रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग के काम रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत है, फॉरेस्ट के काम रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ऐसे कई चीजें हैं जहां से हम लोग एम्प्लॉइज को उठा के ये हेल्थ इमरजेंसी में उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब सेना के ऊपर डालेंगे तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन। और बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो खुद सेवा करना चाहते हैं। तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, ऐसे वॉलंटियर्स की टीम, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई में हो, चाहे कोविड सेंटर में काम करना चाहता है, चाहे कोई हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, तो सरकार उनको एनरोल करे और उनको काम दे कि आप हमको मदद करना चाहते हैं, आप प्रजा की मदद करना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी सिंबल, चाहे आप कोई भी गमछा आप डाल के आ रहे हो, आप चाहे वो कांग्रेस का सिंबल लगा रहे हो, बीजेपी का लगा रहे हो, आम आदमी का पार्टी का लगा रहे हो, सपा का लगा रहे हो, खुद के एनजीओ का लगा रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो हम आपको साथ में लेंगे। तो ये एक जो अपने दिल की बात जो है कि लोगों को एट द लास्ट हमारी, हम चाहते क्या है सब लोग, ये जो 5 और 6 लोग हम बैठे हैं, हम चाहते क्या है कि लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा मिले, लोग जो बीमारी है उससे बाहर आए। कई लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित है अभी कोविड की महामारी में, बेरोजगारी की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, डर की वजह से बहुत बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्शन लेने चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम सरकार, विपक्ष, एनजीओ, विश्लेषकों को साथ मिलकर हम कर सकते हैं, हमारे पास है। तो हम लोगों को चीज का उपयोग करना चाहिए। कहा, अगर हर एक रिसोर्सेज का अच्छे से बखूबी इस्तेमाल किया गया और सब साथ मिलकर आ गए तो हम काफी अच्छी हद तक, मतलब ये आरोग्य की सुविधा है वो पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार देखने को भी मिलता है कि शायद इंफॉर्मेशन के अभाव से या फिर कुछ रिसोर्सेज जो यूं ही पड़े रह जाते हैं, उनका अगर यूज नहीं होता है तो फिर काफी दिक्कतें भी सामने आ सकती है। तो आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज दंगल देशका में हमने मुद्दा लिया था कि लॉकडाउन नहीं तो क्या है विकल्प। आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, हेल्दी चर्चा हुई। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं हुई, यहाँ पर बात हुई कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन हम क्या ला सकते हैं। सभी पक्ष के द्वारा और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी काफी अच्छे सुझाव दिए। सरकार को ये सोचना होगा कि कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और ये टाइम ये देखने का नहीं है कि कौन किस पक्ष का है, ये जो जगह है ये इस पक्ष की है तो इसे हम इस्तेमाल करें कि ना करें। ये समय सिर्फ इतना सोचने का है कि फायदा तो जनता को हो रहा है ना। देश में अगर महामारी आ रही है, अगर विपक्ष के पास कोई अच्छा नेता है या फिर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो उसे भी लाना चाहिए, उसे कुछ पावर देने चाहिए, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी होगी। और जिस तरीके से बात हुई कि अगर जैसे हम देखते हैं कि चुनाव में काफी माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट होता है, बूथ से लेकर मतलब पेज प्रमुख हमने देखा, मतलब जो भाजपा जो सत्ता पर आई है वो पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से जानी जाती है। अगर ऐसा ही कुछ मैनेजमेंट जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट नाम दे दे और उसके लिए अगर कुछ स्टेप्स उठाए या सब एकजुट हो जाए और किस तरह हम इंफॉर्मेशन पहुंचाए, जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो लंबी लाइनें देखी गई थी, तब देखा गया था कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का अभाव था। कई संस्थाएं बोल चुकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी बोल चुका है कि रेमडेसिविर जो है वो असरकारक हो सकता है लेकिन जीवन रक्षक नहीं।
जिस तरीके से लोगों ने अफरा तफरी मचा दी थी, वो क्या था? कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन का अभाव था। अगर डॉक्टरों की टीम को साथ में लिया जाता है, अच्छे से इंफॉर्मेशन लोगों को मुहैया कराई जाती है, जैसे हम वैक्सीन की भी बात करें तो कई, अगर जैसे हम देखें राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश ले लो, कहीं ना कहीं छोटे गांवों में आज भी लोग वैक्सीन लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुनी हुई अफवाहों से वो डर चुके हैं। तो अब ये काम सरकार का है, जिस राज्य में जिसकी भी सरकार हो उसको लोगों को समझाना होगा, डॉक्टरों की टीम को भी बिठाना होगा कि वैक्सीन किसे लेनी चाहिए, वैक्सीन लेने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 2 डोज ले रहे हैं तो कितना अंतर होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से दी जाती है, अगर सभी पक्ष एकजुट हो जाते हैं, ये ना देखे कि चलो ये राज्य में हमारे यहाँ पर हम ये नहीं ये करेंगे, ये मत सोचो। केंद्र क्या गाइडलाइन दे रहा है, केंद्र का मंत्रालय क्या बोल रहा है और यहाँ पर राज्य में परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। अगर हम कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और अगर उचित निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन से बच सकते हैं। लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जिसका मार आम जनता को भुगतना पड़ता है लॉकडाउन के समय भी और उसके बाद भी, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाता है, फिर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लगती है और काफी सारी समस्याएं जो लॉकडाउन से ही पैदा होती है। पहले ये था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प था, और अब ये है कि दूसरे विकल्प है तो लॉकडाउन हमारे लिए अंतिम विकल्प है। बात है कि किस तरह वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, बात यह भी है कि हमारी आरोग्य की सुविधा को अपडेट कैसे करें। क्योंकि अगर आज मैं सोचूं कि सबसे पहले अगर मुझे कुछ अपनी तबीयत खराब लग रही है तो सबसे पहले मैं 108 ढूंढूंगी, जो 108 के लिए लाइन का इंतजार, मतलब लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए राह देखो। 108 आ जाती है तो फिर अस्पताल के बाहर खड़े रहो कि बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेड मिल जाता है तो फिर ये देखना होगा कि डॉक्टर वहां पर अवेलेबल है या नहीं, या इतने सारे मरीजों के बीच में डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली पेशेंट पर ध्यान दे पा रहा है या नहीं। अगर उससे भी सिचुएशन खराब हो जाती है तो वेंटिलेटर ढूंढने जाना है कि अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर इस अस्पताल में उपलब्ध है या नहीं। उससे भी आगे की बात करें, अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो ये सोचना होगा कि ऑक्सीजन है या नहीं, या परिजनों को दौड़ना होगा। और इसमें भी एक मुद्दा है कि काला बाजारी जो हो रही है वो बिल्कुल गलत है। गुजरात नहीं, मैं दूसरे राज्य को भी इसमें नाम लेना चाहूंगी, वहां पर भी काला बाजारी हो रही है। दिल्ली में देखी गई, राजस्थान में देखी गई, महाराष्ट्र में देखी गई। ये काला बाजारी जो है ये सबसे बड़ा जो है वो दूषण है, इसको तो पहले हटाना चाहिए। सही बात है, यहाँ पर काफी सुझाव भी आए कि नियम कुछ सख्त ऐसे बनाने होंगे कि ये काला बाजारी जो करते हैं वो लोगों को सबक मिल जाए, ताकि वो लोगों की जो इमरजेंसी है उसका फायदा ना उठाए। यहां पर बात यही थी कि लॉकडाउन से भी हम बच सके और हम अपनी इकोनॉमी को भी बचा सके और हम अपने लोगों को भी बचा सके। तो दंगल देश का में अभी मुद्दे में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।